So, hi Rishi, good evening. गुड इवनिंग सर। तो स्टार्ट करते हैं। अपन जस्ट डिस्कस कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में अपन ने एक तो बेसिक मैकेनिज्म देखा था। एक तो जस्ट क्विक रिकैप अपन करें तो अपन ने ये देखा था कि आपका जो एरोमेटिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं, जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक मतलब स्टेबलाइजेशन है ना, रेजोनेंस के कारण होने वाला स्टेबलाइजेशन एरोमेटिक कैरेक्टर देता है। और जिसमें मॉलिक्यूल आपका प्लानर साइक्लिक और उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर मॉलिक्यूल टू बिकम एरोमेटिक। एंड एरोमेटिक में जो स्टेबलाइजेशन है काफी मायने रखता है मॉलिक्यूल के लिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उनका जो बॉन्ड है जिसके कारण रेजोनेंस चल रही है वो इंटैक्ट रहे। तो अपन ने ये देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, रिएक्ट करेगा और H+ हट जाएगा। ये अपन ने सब देखा था। ये अपना मैकेनिज्म था, ये आपको याद होगा जो अपन ने किया था पिछले मंडे को। यस सर। इसको अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, याद रखिएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलियन इंटरमीडिएट कहलाता है ये, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, प्लस आता है और फिर H+ हट जाता है वहां से, जिससे ये कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अपन ने ये देखा था कि अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। ठीक है, और अपन ने ये भी देखा था कि H या D का हटना फास्ट स्टेप पे होता है। तो अगर आप वो फास्ट को थोड़ा सा धीरे भी कर देंगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर अपन ने हैलोजिनेशन देखा, एक एक बेसिक। ठीक है, आयोडीनेशन देखा, अपन ने फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन देखा, और अपन ने ये भी देखा कि अगर आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो तो वो रिएक्शन बेंजीन रिंग पर नहीं होता बल्कि एल्काइल साइड चेन पे होता है सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन रिंग पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो लुइस एसिड की प्रेजेंस में होता है। लुइस एसिड कैटलिस्ट अपन ने देखा था AlCl3 है। ठीक है, ये सब अपन ने देखा। फिर अपन ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी की बात करने जा रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ग्रुप लगा है, ये पहले से मौजूद जो प्रेजेंट ग्रुप है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थोपैरा की तरफ डायरेक्ट कर सकता है, मेटा की तरफ डायरेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं मोस्टली जो रेजोनेंस से खींच रहे हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जबकि रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये सब अपन ने देखा था, ये हाईली एक्टिवेटिंग है। नाइट्रोबेंजीन जो है डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, ये देखा प्लस आया है, तो ये सब अपन ने कवर किया था। टोलिन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सब अपन ने देखा। ये समझ में आया? यस। हाँ, तो फील्ड क्राफ्ट कुछ और अपन क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और बातें करते हैं जो आपके क्वेश्चंस कॉमनली आते रहते हैं, और इससे अपन को क्लियर हो जाएगा क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। जैसे NO2 अपन ने जो लास्ट टाइम पे बात की थी नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, -R लगा रहा है, पाई रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। और आप ये देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड O और O-, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ओवरऑल अपन कंडेंस करके NO2 लिख देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, और अपन ने ये देखा था कि अगर आप Br2 FeBr3 लोगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और Br यहाँ लग जाएगा। फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन की अपन ने बात की थी कि एल्काइल ग्रुप लगाना है तो एल्काइल ग्रुप पे प्लस चाहिए आपको, लेकिन वो प्लस आप कैसे लेके आओगे? तो प्लस अपने आप तो आने नहीं वाला, तो आपको कोई लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, तो उससे वो प्लस आएगा। जैसे CH3CH, ये आपने ले लिया। अब यहाँ से Cl- हटाने के लिए आपने AlCl3 ले लिया। ये एनहाइड्रस लेते हो, एनहाइड्रस कैटलिस्ट का काम करता है, Cl- को खींच के निकाल लेगा
और Cl माइनस खिंच जाएगा तो ये बन जाएगा दोनों मिलके आपका CH3 CH2 प्लस, ठीक है, और Al Cl4 माइनस। और ये जो AlCl ये CH3 CH2 प्लस है, ये E प्लस की तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया इथाइल बेंजीन। समझ में आ गया ऋषिक? यस सर। ओके, तो इसमें कुछ और अपन कोई रिकैप कर लेते हैं। इथाइल बेंजीन पे अगर आप Cl2 और H न्यू लेते हैं, आपको A मिला, एल्कोहलिक KOH किया इस A पर तो आपको B मिला। B पे आपने Br2 ऐड किया तो आपको C मिला। ये कुछ कॉमन रिएक्शन है जो आते रहते हैं। और C पे आपने एल्कोहलिक KOH हीट और फिर NaNH2 हीट किया। तो D मिला। सर NaNH2 के बाद क्या लिखा आपने? हीट एक्सेस, ज्यादा लिया मतलब 2 मोल लिया, या जितना चाहिए उससे ज्यादा लिया आपने ना। ओके सर। आपने CH3 लिया तो आपको E मिल गया। E में आपने लिया H2PD BASF। ये कुछ कॉमन रिएक्शन सीक्वेंस है। यहाँ पे G मिल जाएगा आपको। E के अंदर आपने, आप या तो ऐसा कर सकते हैं, E को छोड़िए, A में अगर आप O3 जिंक लेते हैं इसमें B के अंदर, तो आपको मिला P और Q, P प्लस HCH। तो इन सबका स्ट्रक्चर बताना है और जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो इससे अपना पूरा कवर हो जाएगा। सूरत, ओसामा, जल्दी बताओ। ऋषिक, सर ये तो क्लोरीनेशन से बनेगा। हाँ फोटो क्लोरीनेशन है, तो फोटो क्लोरीनेशन कहाँ पर होता है? बेंजीन रिंग पे होगा या साइड चेन पे होगा, लाइट की मौजूदगी में? ओसामा एंड सूरत बताओ जल्दी से। ऋषिक की मदद करो। हम्म
इसे क्या हुआ बताओ? सर साइड चेन पे होगा। हाँ साइड चेन पे यहाँ पे PHCH ये आया, ठीक है। तो ए का स्ट्रक्चर ये है। व्हाट अबाउट बी? कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ। सूरज ट्राई करो। एल्कोहलिक क्यूएस हीट से क्या होता है, बताया था मैंने। मोहम्मद बताओ। सूरज बताओ जल्दी। डिहाइड्रोजनेशन। हाँ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाँ मतलब HCl हट जाएगा, है ना। H और Cl, तो यहाँ से तो Cl हटा, यहाँ से H हटा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे मिला PHCH डबल बॉन्ड CH2। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, स्टाइरीन, ठीक है। और C क्या मिलेगा? हैलोजिनेशन हो जाएगा। हाँ ये हैलोजिनेशन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन वाला है एडिशन वाला है, ये बताना है आपको। एल्कीन पे अगर X2 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है अपन को? क्या H हट के Br हटता है, आता है, या Br जुड़ जाते हैं? मोहम्मद बताओ। क्या होगा? एल्कीन पे X2 लिया है तो क्या होगा? सर मतलब डबल बॉन्ड हट के लगेगा CH2 के साथ वो। हाँ हाँ, दो Br जुड़ जाएंगे और ये लेबोरेटरी टेस्ट पर अनसैचुरेशन भी होता है। जो अपन को ये बताता है कि आपका डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो आप Br2 डाल दो। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो Br2 डबल बॉन्ड से रिएक्ट करके उसमें जुड़ जाएगा और Br2 का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो खत्म हो कलरलेस हो जाएगा। जाएगा। हाँ कलरलेस हो जाएगा। It is a laboratory test to detect unsaturation and it is also a reaction, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बहुत ही फेमस रिएक्शन है और ये रिएक्शन सीक्वेंस भी बड़ा कॉमन है, जो आता रहता है हर एग्जामिनेशन में। CH2Br आ गया, ठीक है। फिर अपन ने अल्कोहलिक KOH हीट किया और NaNH2 किया। मैंने 2 बार बेस लिए, 2 बार एलिमिनेशन किया। पहले भी मैंने एलिमिनेशन किया था लेकिन एक HCl ही हट सकता था क्योंकि एक ही क्लोरीन था। तो अब मैंने ऐसा किया कि मैंने 2 बेस ले लिए। 2 बेस 2 बार लिया। देखो एल्कोहलिक OH तो पहला HCl हटेगा, तो सबसे पहले तो H वहां से हटेगा जो ज्यादा एसिडिक है, और ये H ज्यादा एसिडिक है आपका, ये हट गया और Br हट जाएगा। समझ में आया? H और Br हट गए, पहली बार तो ये हटेगा। फिर आज जब आप NaNH2 लोगे तो ये H और ये Br हट गया। कुल मिला के दोनों H और Br हट गए। ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा फिर बीच में। हाँ बिल्कुल सही बोला, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन एक बात ये होती है कि जो ट्रिपल बॉन्ड का जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है ना। यस। तो NaNH2 आपने जितना चाहिए उससे ज्यादा लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो H है वो भी हट जाएगा और फिर D जो है आपका PHC ट्रिपल बॉन्ड C Na मिलेगा। समझ आ गया? सर एक हाइड्रोजन और हटा देगा एक्सेस की वजह से। हाँ क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए। तो टर्मिनल एल्काइन NaNH2 से रिएक्ट करते हैं, नॉन टर्मिनल नहीं करते, ओके सर। ठीक है। और फिर अगर ये CH3 आए लोगे तो क्या होगा?
मोहम्मद सूरत बताओ जल्दी से, ट्राई करो। अब क्या करें अपन? एल्काइलेशन हो जाएगा। ये माइनस है ना, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है ना, ये माइनस है तो हट जाएगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। वॉइस ब्रेक हो रही, तुम्हारा कनेक्शन चेक करो, मेरा तो सही है। सूरत आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, एक बार कनेक्शन चेक करो ऋषिक तुम्हारा। सर मैं रिजॉइन करता हूँ 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पे क्या क्या होगा मोहम्मद बताओ? एनी लिक्विड अमोनिया और ये H2PDVSO4 से एल्काइन पे क्या होता है? सूरत, F और G क्या होंगे? कौन बताएगा? ये तो कहलाता है बर्स्ट रिडक्शन। और एल्कीन बनता है इससे, जैसा अपन ने एक बार देखा था पहले, और ट्रांस एल्कीन मिलेगा इससे। ठीक है, और इससे सिस मिलता है। याद आया, ये किया था। ये समझ में आ गया सूरत, Yes. ऋषिक? ओके। सर मैंने अभी ज्वाइन किया। ये देखो वापस से, ये तो समझ में आया क्या हुआ था? मोहम्मद बताओ क्या हुआ है ये? और फिर ये Na लिक्विड अमोनिया और H2PDB है सब, यहाँ क्या मिलेगा? ये तो बर्स्ट रिडक्शन है, याद आया ऋषिक? सूरत याद आया ना? यस सर। हाँ, तो ये तो ट्रांस एल्कीन मिलता है, और यहाँ सिस एल्कीन मिलता है, इधर सिस और इधर ट्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। सर एक बार ऊपर कर दो, लिख लूंगा, लिख नहीं पाया। ये रिएजेंट का लिस्ट आप ध्यान रख सकते हैं, आते रहते हैं, कॉमन रिएजेंट्स है आपके हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे हैं। तो आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ क्या मिलेगा?
अच्छा इधर भी अपना कुछ रह गया। अच्छा ये क्या होगा पी और क्यू में, ये तो पता है आपको ऊपर, यहाँ तो ओजोन लेसेस कर दो, तो पी तो हो गया पी एच सी एच डबल बॉन्ड ओ और एच सी एच ओ, बीच में से कट कर दो, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ठीक है। यस यस। इधर भी ओजोन लेसेस अपन दे सकते हैं, आर हो गया। अब एस को अपन इससे बना सकते हैं, एस में कौन सा रिएजेंट टी डालकर, मतलब इसमें कौन सा रिएजेंट टी डाल के एस बनाया जा सकता है, इसको अपन देख सकते हैं। बताएं। क्या होगा, लिख लीजिए पहले आराम से क्वेश्चन। मोहम्मद बताओ क्या होगा। ऋषिक हुआ, अभी नहीं सर। थोड़ा बहुत। पी क्या होगा, हाँ ऋषिक, सूरत बताओ। सर Cl हट के वो अल्काइलेशन हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा एक बेंजीन में C में। अब मेरे को एक सवाल पूछना है, ये आपके इसमें भी है 11th क्लास में, ये बनेगा कि ये बनेगा, पी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बताना है आपको। क्या हो सकता है पी का स्ट्रक्चर, सूरत, मोहम्मद। फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट वाला लगता फर्स्ट वाला है, लेकिन एक मैं बात बता दूं, आंसर ये है, ये नहीं है ना। अपन को लगता है कि सीएल हटा, सीएल हटा, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, रिपीट
हाँ हाँ कर दोगे? मैं बोल रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, टेंशन मत लो। CH3CH2CH2+, तो ये प्राइमरी कैटायन कहलाता है 1 डिग्री, है ना। अब कार्बोकेटायन की खासियत होती है कि कार्बोकेटायन रीअरेंज करते हैं, तो ये अगर यहाँ पर आ जाए कार्बोकेटायन तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। सूरत ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मोहम्मद? सर मेरा बहुत इशू हो रहा है आज, मैं भी ज्वाइन किया फिर से। क्या हो गया, वापस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर मैंने कर लिया रीजॉइन, अब आ रहा है। आप फिर से समझा दो सर, वो क्यों होगा सेकंड वाला स्ट्रक्चर? हाँ Cl हटा तो इमीडिएटली जो कार्बोकेटायन मिला वो 1 डिग्री है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल अगर कैटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शरी होता है। अगर कैटायन अपने पास वाले पोजीशन पे शिफ्ट होके सेकेंडरी बन रहा है और आगे जाके टर्शरी बन रहा है तो शिफ्ट होता जाएगा, इसको शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन कहते हैं और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कहते हैं। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन शिफ्ट होता जाता है तो रीअरेंज होगा। वो तभी होता है शिफ्ट अगर वो ज्यादा स्टेबल हो रहा हो तो, वरना नॉर्मली शिफ्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे जो कार्बोकेटायन मिला आपको, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है और बिल्कुल किनारे पर है। और कार्बोकेटायन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इस पे जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे उतना इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। और इलेक्ट्रॉन देने वाले एल्काइल ग्रुप जितना लगे हो, अभी इस पे एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है, ये इथाइल। अगर मान लो ये बीच में आ जाता है, हाइड्रोजन इधर चला गया और कार्बोकेटायन इधर आ गया, तो अब ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि यहाँ पे दो तरफ मिथाइल लगे। और सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो होता है वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दो तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होने के कारण उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल सकते हैं, तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से अगर ये पास में और शिफ्ट होकर टर्शरी बन जाता, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता, तो वो भी हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे वापस से ये इधर शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर से प्राइमरी नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन तो स्टेबल होता नहीं है। कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होती है वो शिफ्टिंग स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है ना। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा, और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया? ऋषिक, सूरत, मोहम्मद, उसामा, जल्दी बताओ समझ में यस आया कि सर। नहीं आया? ठीक है। तो अब ये जब फाइनल शिफ्ट होके जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन आपके सामने आता है ना, वो जाके बेंजीन पे लगता है, ना कि ओरिजिनल कैटायन जो आपका इमीडिएटली आपको मिला है। समझे कि नहीं समझे? तो एक्सपेक्टेशन तो अपनी ये थी कि ये वाला कार्बोकेटायन बने। स्ट्रक्चर को देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रोपाइल क्लोराइड है, और प्रोपाइल क्लोराइड से क्लोराइड हटा तो प्रोपाइल ग्रुप जुड़ गया, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो कार्बोकेटायन हो गया रीअरेंज, है ना, शिफ्टिंग के कारण। तो आपको जो ग्रुप मिला वो ये मिला पी। तो पी का स्ट्रक्चर ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो P इज यस इक्वल सर। टू PH CH CH3 CH3। फिर Q क्या होगा? व्हाट इज Q? फिर से अपन ने फोटो हाइड्रोजनेशन किया, तो यहाँ पर आ गया PH CBr CH3 CH3। ठीक है, ये आ जाएगा एल्कोहलिक के। सर एक ही भी आ आएगा, दोनों नहीं आएंगे? नहीं, एक समय में एक ही Br आएगा। अगर आपने को Br2 दे रखा तो एक, दोनों नहीं आएंगे। दोनों तो डबल बॉन्ड पे लगते हैं,
दोनों तो Okay, डबल बॉन्ड पे लगते हैं। डबल बॉन्ड अगर होता है तो दो जगह Br जाके जुड़ जाते हैं जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। या तो क्या है कि H हट के Br लगा है तो वो बेंजीन के पास वाला H हटा, ठीक है, तो यहाँ Br लग जाएगा आपका। और फिर आप अल्कोहलिक के OH हीट करेंगे तो H और Br हट जाएंगे इधर इधर से, तो आपको मिला PH C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये समझ में आया? आर, आर का स्ट्रक्चर ये होगा। ये तो वही एलिमिनेशन, इसमें तो खैर कोई नई बात नहीं है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ओजोन लेसेस में भी खैर कोई नई बात नहीं है। ओजोन लेसेस में जिंक की मौजूदगी में आप कट करेंगे, क्लीव कर देंगे डबल बॉन्ड को। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका इधर वाला, ये तो आपको ये बन के मिला। और ये वाला जो हिस्सा है एस, एस मिलेगा ये PHC डबल बॉन्ड O CH3। ये एस का स्ट्रक्चर है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओसामा, सूरत, रेशिक, समझे कि नहीं समझे? yes. तो अब क्या करना है? ये एस आ गया अपने पास, ये तो ओजोन लेसिस का प्रोडक्ट है। ओजोन लेसिस तो सिंपल, आपने डबल बॉन्ड जो बेंजीन के बाहर था उसको कट कर दिया और दो मॉलिक्यूल बना, ओ लगा दिया और आंसर आ गया। अब मेरे को ये बताइए कि ये अगर ये लेते हैं अपन तो इसमें क्या ऐड करते कि एस मिल जाता, क्या ऐड करते कि ये मिलता? हिंट में दे रहा हूँ आपको। हिंट में आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको जो दिया है और जो मिल रहा है उनके बीच में क्या ऐड हो रहा है, फॉर्मूले में क्या अंतर आ रहा है, उससे आप सोच सकते हैं कि आपको क्या ऐड और करना है। फॉर्मूले को कंपेयर कीजिए रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद में क्या बन रहा है, उससे पता लग जाएगा आपको कि सर क्या बनाना H2O है। का फर्क है। हाँ बिल्कुल सही बोला है, H2O को जोड़ना है ना। तो H2O को जोड़ने को अपन क्या कहते हैं? वाटर जोड़ने को, वाटर हटाने को क्या कहते हैं बताएं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो वाटर से तोड़ना होता है, वाटर जोड़ने को कहते हैं हाइड्रेशन, और वाटर रिमूव करने को कहते हैं डिहाइड्रेशन। वाटर अपने आप जुड़ेगा और हटेगा तो नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, पहली बात तो ये तो बात समझ में आ गई कि वाटर का ही खेल है सारा, है ना। वाटर ही ऐड करना है, और वाटर जो आपको ऐड करना है तो वो यहाँ पे आप ऐसा कर दीजिए, डाइल्यूट मतलब वाटर वाला है H2SO4, H प्लस कैटलिस्ट का काम करेगा। डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। और HgSO4 एज ए कैटलिस्ट काम करता है थोड़ा, तो ये ले सकते हैं। सर कैटलिस्ट चूज करने में हम कैसे चूज करेंगे, मतलब कौन सा कैटलिस्ट लेना है? इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें Hg2 प्लस कैटलिस्ट होता है, तो वो रिएक्टिविटी बढ़ा देता है ट्रिपल बॉन्ड की। वैसे तो सिंपल वाटर ऐड करना है, लेकिन वाटर इससे रिएक्शन होगा नहीं है ऐसे आराम से। तो आपने क्या किया कि आपने इसके साथ वाटर के साथ थोड़ा एसिड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 जिसमें वाटर है ना। कंसंट्रेटेड मत लेना, कंसंट्रेटेड वाटर रिमूव करने में काम में आता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर एब्जॉर्ब करता है। और HgSO4 तो वाटर जो है इससे जुड़ जाएगा। Hg2 प्लस कैटलिस्ट का काम करता है। Hg2 प्लस कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, सिंपल ऐसे भी लिखा रहेगा, तो भी बात वही है ना। यस। तो ये वाटर ऐड हुआ, H इधर जोड़ दो और मार्कोनी का एडिशन करना है। H वहां जोड़ दो जहाँ H ज्यादा है, और O अंदर रख दो, तो डबल बॉन्ड हो आ गया।
अगर ऐसा होता तब क्या होता? ये भी वाटर का एडिशन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे भी Yes, sir. अगर आप कंपेयर करते हैं इसको और इसको, स्टार्टिंग और फाइनल प्रोडक्ट को, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ H2O इन द फॉर्मूलाज। तो अब यहाँ वाटर कैसे ऐड करेंगे? पहली बात तो वाटर का एडिशन जो उधर हुआ है और जो इधर हुआ है, उसमें क्या डिफरेंस है? बताएं। अपन ने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ देखा था, याद करो उसको। मोहम्मद बताओ क्या होगा? सूरत? ऋषिक, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ याद है? सर मैं था नहीं उस क्लास में। हाँ, मार्कोनिकॉफ तो जहाँ पे एच वहां जोड़ोगे जहाँ एच ज्यादा है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कहलाएगा। ठीक है। और आपके जहाँ पे एच कम है वहां एच जोड़ दो, वो एंटी मार्कोनिकॉफ। जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन H2 और O, ये होगा। तो आपने एच को वहां रखा जहाँ एच कम है। सर उस केस में जहाँ पे टी हम ले रहे हैं वो उल्टा हो रहा है वहाँ पे। हाँ, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है और ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ठीक है। यस सर। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब इसमें ऐसा है कि ये आपका मार्कोनिकॉफ तो नॉर्मल एडिशन कर दो तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से होता है। जिसमें आप पहले तो बोरेन लेते हो BH3THF, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करने के लिए, और फिर आप लेते हो NaOH को। तो इससे वाटर जो है, एल्कीन पे भी ऐसा ही होता है और एल्काइन पे भी ऐसे ही होता है। एल्कीन पे सिंगल बॉन्ड OH आता है, एल्काइन पे डबल बॉन्ड OH आता है, डबल बॉन्ड O आएगा। तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, जिससे आप दूसरी तरह का, इसमें टर्मिनल एल्काइन पे एल्डिहाइड मिलता है। समझ गए? ये याद रखना आप लोग। मार्कोनिकॉफ एल्काइन पे मार्कोनिकॉफ एडिशन करने के लिए यहाँ H ज्यादा है वहाँ H जुड़ेगा और O उसके पास में जुड़ेगा। आप डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 ले लो। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करने के लिए हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन इस्तेमाल करो, और जिसमें आप BH3THF NaOH H2O2 काम मिलेंगे। समझ गए? क्लियर? यस सर। दूसरा अपन और क्वेश्चन देखते हैं, उससे अपन को और समझ में आ जाएगा जल्दी से।
एरोमेटिक केमिस्ट्री से, एरोमेटिक केमिस्ट्री और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोनों से कॉमन रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, जो आपके 11th में भी है और इसमें केवीपीवाई में भी क्वेश्चंस कॉमनली आ रहे हैं। ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये बताएं, ये क्वेश्चन पार्ट ऑफ इट इज देयर इन केवीपीवाई में पूछा गया है, बी से सी तक पूछा गया है। मैंने आपको बी से सी, सिर्फ बी से सी नहीं, कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड करके पूछ रहा हूँ आपसे, क्या होगा? हम्म, बताओ जरा, ए क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, मोहम्मद सूरत, ऋषिक, व्हाट इज ए? याद करो ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। फिर सोचो कि बी क्या होगा। ए हो गया तो फिर बी से सी, तो अभी इसमें पूछा गया है तो वो बी से सी, लेकिन मैंने कुछ, क्योंकि बी और सी बहुत, ए से बी, ए का बनना और बी सर का ए बनना। तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। हाँ, ये तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 11 12 दोनों में काम में आएगा। 11th में पढ़ा, स्कूल में कितना कराया है, अभी कितना पढ़ रखा है स्कूल में? ऋषिक स्कूल में बताओ। शुरू नहीं हुआ है सर। अच्छा, टाइम लगेगा उसमें, और इतना कराएंगे भी नहीं। सर खुद से ही पढ़नी पड़ रही है अभी तो, ऑर्गेनिक तो मतलब पूरी क्लियर भी नहीं है, पार्टली अभी आ रही है समझ। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन जितनी आ रही है ना, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि बहुत से अच्छा कर रहे हो आप लोग, है ना, थोड़ा समझ रहे हो। 11th में एकदम से समझ में किसी को नहीं आती, और 12th में जितने भी बच्चे आते हैं वो सब ऐसे आते हैं जैसे कभी ऑर्गेनिक का वो भी नहीं जानते। तो उस हिसाब से आप अच्छा कर रहे हो, है ना। तो कीप डूइंग लाइक दिस, है ना। एक साथ पूरी केमिस्ट्री नहीं आएगी मेरी बात से, धीरे धीरे छोटा छोटा करते आओ। जिस तरह से अभी क्वेश्चंस बता रहे हो तो बहुत बढ़िया है, इसी तरह से करते रहो। ठीक है, मोहम्मद सूरत आपके लिए भी, है ना। फिर बी क्या होगा? ये ए से बी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ बताएं अब, व्हाट इज बी? सर NH2 बन जाएगा NO2 की जगह। हाँ, NH2 बन जाएगा। कैसे सोचा आपने ऋषिक? पढ़ा था ये रिएक्शन। हाँ, बहुत बढ़िया। मेटल और HCl जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा स्कूल, कौन सा है आपका ऋषिक? सर मेरा कुठारी है, कुठारी नेशनल स्कूल। ओके, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और ये तो नाइट्रोबेंजीन है, मोहम्मद और सूरत। तो डायरेक्ट एनिलीन नहीं बनता, रीजन बीइंग कि NH2 जो होता है, NH2 आपको प्लस में नहीं मिलने वाला है ना। तो आप पहले नाइट्रोबेंजीन बनाते हो, नाइट्रोबेंजीन का मेटल और HCl, FeHCl, है ना, H2PD लेके रिडक्शन कर सकते हो, जिससे आपको एनिलीन मिल जाएगा। तो ये बी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर सी क्या होगा? अब ये थोड़ा सा और सोचने वाली बात है। ये मैं जैसा कि देख रहा हूँ, मेरे पास जो पेपर है केवीपीवाई का, उसका क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का। तो ये बता सकते हैं हम। ट्राई कीजिए।
बी से सी। देखिए ब्रोमीन लिया है, यहाँ तो लाइट वाइट तो लिया नहीं है पहली बात तो। लाइट होता है तो साइड चेन एल्काइल साइड, और ना ही यहाँ पे एल्काइल साइड चेन कोई है। तो ब्रोमीन जो है यहाँ पे रिंग पे ही जुड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात अपने मन में ये डाउट आ सकता है आपके लिए, आपके मन में, कि ये यहाँ पे लुईस एसिड कैटलिस्ट लिया नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जरूरत भी नहीं है ना। उसका कारण ये है कि जो एनिलीन है, अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, इफ यू लुक एट इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो लोन पेयर ऐसे देगा, है ना। तो इन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख के ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो बेंजीन रिंग है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। कहाँ पर? ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। और अगर आप Br2 डालते हैं तो यहाँ पे Br2 को कोई लुईस एसिड कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये अपने आप रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा मतलब ऐसा होगा कि तीनों जगह एक साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हैं एनिलीन पर, तो तीनों ऑर्थो जगह, पैरा पे ब्रोमीन लग जाएंगे 3 जगह। हाँ तीनों जगह ब्रोमीन लगा हुआ मिलेगा। यस, एग्जैक्टली, समझ में आ गया। तो ऐसा दो सबस्ट्रेट्स में बहुत कॉमनली होता है ना? जैसे इसमें और फिनॉल में, इसमें और फिनॉल में बहुत कॉमनली होता है। तो ब्रोमीन वाटर, ये फिनॉल का टेस्ट भी है ब्रोमीन वाटर से। तो फिनॉल के अंदर भी आपका बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, रेजोनेंस के कारण तीनों जगह है। आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस Br2 पर अटैक करके Br लग जाएगा, वहां पे वहां से H+ हट जाएगा। तो दो में ऐसा होता है, समझ आया। तो वो जो C होगा अपना, वो होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ब्रोमीन है 2 पे, 4 पे, 6 पे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? आई होप यस। डाउट क्लियर। हाँ, वेरी गुड। फिर अपन आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल भी मैं इसी का ही बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, KVPY का ही क्वेश्चन है कि एनिलीन को
तो एक तो एक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा ये बताना है आपको। हिंट मैंने दे दिया, अगर आप ये लोगे तो साथ में आपको HCl मिलेगा, और अगर आप ये लोगे तो साथ में ये मिलेगा, है ना। और फिर आपने एक्स पे फिर से ब्रोमिनेशन किया, ठीक है। तो आपको y मिलेगा। तो y क्या मिलेगा, एक्स और y के स्ट्रक्चर बताना है आपको। और ये भी आपका इसमें इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम नहीं, मैंने थोड़ा बदल दिया है, ठीक है। और ताकि अपन को थोड़ा करने में आसानी हो, KVPY में आया हुआ है क्वेश्चन सेम। तो ये आप बता सकते हैं एक्स और वाई का स्ट्रक्चर। सर तो इसमें बेंजीन रिंग पे NH और फिर सी CH3 डबल बॉन्ड और जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा हो, क्यों क्यों ऐसा कह रहे हो ऋषि? सर हमें HCl मिला है तो मतलब वो Cl हट जाएगा, और CH3 को H मिला है तो जो नीचे वाला है उसमें से वो हट जाएगा, और जो हाँ बाकी बचेगा वो लग जाएगा उस पे। हाँ, बाकी बचेगा वो लग जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एक्स का स्ट्रक्चर आएगा, चाहे दोनों ले लो, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, है ना। जो एक्स का स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है वो ये है। NaCO-CH3, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। ये प्रोसेस पूरा का जो पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का एसिटाइलेशन कहलाता है, ठीक है। यस सर। तो इसमें एक्स ये बन गया। अब इसमें और एनिलीन में क्या फर्क है ये बताना है आपको, है ना, सोचना है थोड़ा सा। और फिर आपने ये कर दिया, इसको ब्रोमिनेशन किया, देखो इसको, तो वाई बन गया, ठीक है। H+H2 ले लो या OH-H2 ले लो, Z बन गया। तो ये अपन पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, ये KVY में आया हुआ क्वेश्चन है पूरा। तो एक्स का स्ट्रक्चर तो आई होप क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, है ना। अब आप इसमें बताइए ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या होगा। आपने एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया था तो आपके नतीजा आपके सामने है। जो एनिलीन वाली जो रिंग थी वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी, ठीक है, क्योंकि एन का जो रेजोनेंस वाला फैक्टर था बहुत ज्यादा हो रहा था, प्लस आर इफेक्ट जिसको अपन कहते हैं। तो उसमें क्या था कि तीनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, जिससे आपका तीनों जगह Br लग गया। नतीजा आपके सामने, ट्राइब्रोमो एनिलीन मिला आपको। और अगर आप एसिटाइलेशन करने के बाद अगर ब्रोमिनेशन करते हैं तब क्या होगा ये बताइए। थोड़ा सा रेजोनेंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना, उससे समझ में आ जाएगा सर आपको। रेजोनेंस हम पूरे उसकी देखें या फिर कोई एक सेंटर लेके? हाँ पूरे उसकी देख सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा देखो कि आपका जो है इस पे क्या फर्क पड़ेगा। सर एक लोन पेयर बचेगा NH उस वाले जगह पे। हाँ पहले NH का लोन पेयर बेंजीन में आ रहा था, ठीक है। फिर वो ऑक्सीजन के साथ कर जाएगा रेजोनेंस। हाँ तो दो तरफ रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा अपनी बेंजीन पे क्या हो रहा है,
बेंजीन के बेंजीन पे भी करेगा डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। बेंजीन पर भी, हाँ देखो बेंजीन के साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, लेकिन बेंजीन को तो कम मिला ना, इधर तो पूरा पूरा रेजोनेंस बेंजीन के पास ही आ रहा था, Yes, sir. और इधर जो रेजोनेंस है आपका बेंजीन पे भी क्या सीओ पे भी क्या, तो बेंजीन को कम मिला तो, लेकिन ऐसा कहेंगे अपन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो पाई, तो इस कारण ब्रोमीन जुड़ेगा। बट जो ब्रोमीन है आपका, ये ब्रोमीन आपका सिर्फ एक जगह ही जुड़ेगा, ऐसे तीन तीन जगह नहीं जुड़ने वाला जैसा पहले हुआ था, और वो एक जगह क्योंकि बड़ा ग्रुप है ना, ये इस तरह से, तो ऑर्थो पे थोड़ा क्या है, मुश्किल आएगी जुड़ने में, क्योंकि रिपल्शन जगह कम है ऑर्थो पे। तो जो वाई जो स्ट्रक्चर है ये आपका इस तरह से लिख रहा हूँ मैं इसको पूरा डिटेल में, ग्रुप को लिखे NH3 बेंजीन रिंग बना दिया आपने, और Br ऐसे कर दिया, समझ आया? तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो गया। तो फर्क देखिए आप, पहले तो तीन तीन जगह ब्रोमीन लगा था, वो रेजोनेंस के कारण ही हुआ था, और अब जो कि रिंग में रेजोनेंस कम हो गई है, तो अब भी माइनस चार्ज तो है, लेकिन वो माइनस इतना ज्यादा नहीं है कि तीनों जगह ब्रोमिनेशन हो जाए, तो एक ही जगह हुआ, और उसमें भी ऑर्थो है पैरा पे। मेजर अपन ने पैरा को चुना क्योंकि पैरा पे क्या होता है कि थोड़ा क्राउडिंग कम है, रश कम है, इसलिए पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बनना। तो ये वाई का स्ट्रक्चर है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट? मोहम्मद, ऋषिक, सूरत, बताओ जल्दी से। Yes, sir, clear है ना? तो ये ध्यान रखना, ये एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, इसको प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि एनिलीन क्या है, एक्सेसिव रिएक्शन कर जाएगी बिना डायरेक्टली कराया, तो इसके बदले पहले उसको एसिटाइलेशन करवाओ। एसिटाइलेशन आप करवाते हो किससे? CH3COCl से, या फिर आप करवाते हो एसिटिक एनाइड्राइड से, CH3COOCOCH से, और फिर आप जो है फिर ब्रोमिनेशन, या आपको जो भी रिएक्शन करवाना है उसके बाद फिर आप करवाते हो, है ना। वो रिएक्शन फिर एक्सेस में नहीं होता नॉर्मल एनिलीन पे, तो वो एक्सेस में हो जाता है ना। अब H+H2O किया, तो अब Z क्या होगा ये बताएं। सर। वो NH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद C पे भी डबल बॉन्ड O और एक H। हाँ, ये कैसे हुआ, कैसे सोचा आपने? सर वो जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, हाइड्रेशन का, तो उससे इसको हो आप गया। वापस से हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, है ना, इसको हाइड्रोलिसिस भी किया जा सकता है। और यहाँ यह हाइड्रेशन नहीं है, मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा, हाइड्रोलिसिस है ना, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ H लगा दो, यहाँ OH लगा दो, ठीक है। तो ये वापस से आपको एनिलीन बनानी है तो एनिलीन बना लो, लेकिन अब आपने एक ही Br लगाया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? सर ये फिर से समझा दो। ये हाइड्रोलिसिस हुआ, एसिड कैटलाइज, या बेस भी ले सकते थे, OH-H2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ना। जैसे ये सब है ना, ये सब वाटर डालने पे टूट जाते हैं, वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। जैसा कि एस्टर में होता है, एस्टर किससे मिलके बना होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलके एस्टर बनता है वाटर हटने से। आपने H+H2 लिया, एस्टर टूट के वापस से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अमाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड। तो अमाइड है, तो आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, बीच में से, और तोड़ के आप एक तो अमाइन बना देंगे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हीट करते हो वापस से, मान लीजिए इन दोनों को वापस से हीट करते, कोई बोलता है हीट करिए, तो वापस से आप वाटर हटा के वापस से अमाइड बना सकते हो, जहां से अपन आए वाई बना सकते हैं। और अगर वाटर डाल रहे हैं
हाँ बिल्कुल सही बोला मोहम्मद। फॉस्फोलिपिड भी एस्टर बनाता है, बहुत बढ़िया बात बोली। मेरे को तो थोड़ा, जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा बहुत बायो का ध्यान है ना, तो उसमें भी एस्टर होता है। वेरी गुड, ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर। तो Yes, ये sir. अपन देखना है एसिटाइलेशन, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन ना हो जाए, उस कारण से होता है। अपन ने ये देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट में रीअरेंज, एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होने के चांसेस रहते हैं, है ना। ये अपन ने देखा हाईली एक्टिवेटेड रिंग पे अगर आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दोगे, एकदम 3 जगह हेलोजिनेशन हो जाता है, जैसा कि अपन ने यहाँ देखा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अपन, इससे अपन को पूरा आइडिया लग जाएगा। तो ये अननोन्स आपको बताना है। आपने बेंजीन लिया, बेंजीन पे CH3Cl किया, तो उससे आपको कुछ ये मिला, ये पे आपने KMnO4 OH माइनस हीट, और फिर H+H2 लिया तो आपको B मिला। B से फिर B को आपने हीट किया इसके मिथेनॉल के साथ, कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 मिल लेके तो आपको ये मिल गया। अब A से B जाने का एक दूसरा रास्ता भी था, और ये दूसरा रास्ता था कि आपने हैलोजिनेशन किया, हैलोजिनेशन एक्सेस में किया, तो हैलोजिनेशन में आप हैलोजिनेशन के अंदर आपने एक्सेस के अंदर H की जगह X लग जाते हैं, है ना, जो अपन जानते ही हैं, और फिर आपने को D लिया तो जिससे आपको B मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया। A2B में वो फर्स्ट और सेकंड दोनों चीजें यूज हो रही हैं जो आपने लिखी हैं। हाँ दोनों, वो तो एसिडिफिकेशन के लिए है बस, H+ लगाने के लिए, या डायरेक्टली KMnO4 H+ हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सर A मिथाइल बेंजीन बनेगा। हाँ ये मिथाइल बेंजीन बनेगा, जिसका कॉमन नेम है टोलियन। समझ में आ गया सूरत एंड मोहम्मद, आई होप ये क्लियर है।
ठीक है। और अच्छा बी, ये तो ए बन गया, और बी क्या होगा ये बताएं। ये भी कॉमन रिएक्शन है। हाँ मोहम्मद बताओ, अभी तुमने बात की थी, बी से ई की तो बात की थी। लेकिन बी क्या बनेगा? ऋषिक, सूरत, एनी आइडिया? हिंट दे दो। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडेशन का मतलब एच हटके वो लगना है ना। अब एकदम से बेंजीन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, बेंजीन के बाहर जो साइक्लिक चेन है उसका ऑक्सीडेशन आसान से हो सकता सर CH2OH बन जाएगा, OH लग जाएगा है। CH3 में। सी एच टू ओ एच को भी और ऑक्सीडाइज करो। हाँ सही जा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर दो। ठीक है। सर तो COH लग जाएगा। सी ओ एच लग जाएगा, हाँ। तो जो आपका बी है वो क्या होगा? बेंजोइक एसिड होगा। वेरी गुड। एक्चुअली ओ एच माइनस अपन ने वो सीओ माइनस बनता है, बेसिक मीडियम में H प्लस लेने से, और COH बन गया है ना। ऑक्सीडेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इससे बेंजोइक एसिड मिलेगा आपको, और एक एसिड और एक अल्कोहल मिल जाता है तो ई तो आप डायरेक्टली बना ही सकते हो, एस्टर बनता है। तो एक तो बेंजोइक एसिड जिसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं PHCOH, और एक एस्टर लिख सकते हैं। तो ये तो ई का स्ट्रक्चर है। ई वाला जो रिएक्शन है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इसका खैर बेंजीन से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन ये तो जनरल रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, अल्कोहल लेते हो, दोनों को मिक्स करते हो, एसिड के साथ हीट करते हो, तो तुम्हारा एस्टर बनता है। समझ में आ गया? एस्टर बनेगा ये। इस एस्टर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम के भी सवाल आते हैं इसमें, केवीपीवाई में। मिथाइल बेंजोएट, ठीक है, या मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अब ये बताओ, सी और सी से बी पे वापस कैसे जाएंगे? दूसरा रास्ता है। सी तो मैंने बता दिया आपको, एक्सेस में लोगे तो सी क्या होगा? ये बी का स्ट्रक्चर है आपका, ये ए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सी? सी में भी आप हेलोजिनेशन कर रहे हो, ये तो समझ में आ ही रहा है। और आप हेलोजिनेशन, लेकिन क्लोरीन आपने एक्सेस में लिया है। बताएं जरा क्या होगा? CCl4 बन जाएगा क्या? CCl3 बन जाएगा, हाँ। वो हाँ H हट सर, जाएंगे, बेंजीन नहीं हटेगा, हाँ। तो PHC CL3 है सर। Cl Cl Cl3, हाँ। अब तुमने क्या किया कि ये वापस से बेंजोइक एसिड बी बन जाए? कौन सा रीजन डी, कौन सा रीजन किया? हम्म
बताओ, ध्यान आया ऋषिक? 1 मिनट सर। यहाँ पे आपको ओ लगाना है, तो ये समझ में आ रहा है अपन को, क्योंकि COH बन रहा है। और आप अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हो, OH माइनस H2O फिर H प्लस ले लो, बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, फिर एसिड मिला दो। तो ये क्या है कि ऐसा मानिए, ऐसा सोचे हैं अपन कि Cl की जगह 3 OH आ गए, है ना। और ये एक कार्बन पे 3 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये वाटर हट जाता है और ये अल्टीमेटली PHCOOH, ये बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस। तो इससे भी बन सकता है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये आपका जो डी है, डी इज दिस हाइड्रोलिसिस का स्टेप, ठीक है, जिसमें आप सिंपल वाटर तो उससे तो ले सकते थे, लेकिन वाटर से रेट आएगा नहीं, तो मैंने OH माइनस H2O लिया, बेसिक मीडियम लिया। OH माइनस जल्दी अटैक करेगा वाटर के मुकाबले, न्यूट्रल वाटर के मुकाबले, और क्योंकि बेसिक है तो CO माइनस मिलेगा उससे। तो मैंने H प्लस लगाने के लिए H प्लस H2O लिया फिर से एक बार, तो उससे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन अपन इस तरह से पूरा आपका जो एरोमेटिक केमिस्ट्री है पूरा रिवाइज हो जाएगी। यहाँ क्या क्या मिलेगा? तो ए वाला रिएक्शन भी आपका फील्डक्राफ्ट रिएक्शन है।
ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये वाला तो। तो CH3CO पे बेंजीन जुड़ जाएगा। हाँ सही बोला, HCl हट जाएगा, Cl हट के, तो ए का स्ट्रक्चर तो क्लियर है ही अपन को, ये में तो आपका बेंजीन पे, हाँ ठीक है, Cl हट के COCH3 जुड़ गया, ठीक है। फिर ZnHgHCl जो होता है ये जिंक अमलगम होता है, जिंक और HCl। तो ये आपका डबल बॉन्ड को बिल्कुल खत्म ही कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एक तो मेटल है और HCl है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, और एसिड जो है जो सर OH बन जाएगा डबल बॉन्ड O का। डबल बॉन्ड का OH तो C में बनेगा, है ना, जहाँ पे H2 ऐड कर रहे हो HH, यहाँ पे ये तो पूरा पहले तो OH बन के OH भी हट के H आ जाएगा पूरा। ये कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन, नेम रिएक्शन है ये, इसका ध्यान रखिएगा। जिंक अमलगम मतलब मरकरी में डिसॉल्व करके, और HCl से क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, और एल्डिहाइड कीटोन जो डबल बॉन्ड होता है उसको पूरा खत्म करके ये आपको जो है एल्केन दे देता है। क्लेमेंसन रिडक्शन समझ में आ गया? क्लियर? अब क्या होगा, जबकि ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में तो HH छोड़ दो आप, तो जो आपका C है, जैसा कि आपने बताया, सही सोचा बिल्कुल, CHOH आएगा, CH3, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये डिहाइड्रेशन करता है, डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रेशन, एसिड कहता है हाइड्रेशन करता है, अपन ने अभी देखा था एल्काइन पे और एल्कीन पे भी। और अगर यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट होता है तो वाटर को एलिमिनेट करता है ना। पहले OH प्रोटोनेट होगा, अपन ने किया था डिस्कस, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा एक बार। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, -H2, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये आ गया अपना, और फिर अपन को ये बोला गया, सॉरी इससे, ये एक्चुअली इससे है, मैंने गलत लिख दिया, ये जो रिएजेंट लिखा है मैंने हाइड्रोबोरेशन, ये इससे लिखा, डी से कीजिएगा, सी से नहीं, सी से डी बना, डी से ई बना। तो ये तो आपका हो गया डी, ये हो गया आपका सी, ठीक है। और इसमें डी के अंदर अगर अपन BH3 THF, सर THF क्या है? THF डिसॉल्व करने के लिए काम में आता है, ये ऐसे साइक्लिक ईथर होता है जिसमें ये डिसॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा रिएजेंट, मतलब रिएजेंट क्या, सॉल्वेंट होता है जिसमें काफी सारे रिएक्शन को डिसॉल्व करने के लिए अपन काम में लेते हैं THF, ये वाला टेट्रा हाइड्रोफुरान। तो बोरेन जो आता है वो भी इसी में डिसॉल्व करके अपन काम में लेते हैं, और NaOH। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि वाटर के एडिशन के काम में आता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। जब भी आप करते हैं तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करके करते हैं, ठीक है।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से करते हो आप। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे H ज्यादा है तो H यहाँ जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं जुड़ा, यहाँ जुड़ा H, तो ये बन गया PH CH H और CH2OH। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक एडिशन वाया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBr का भी अपन एंटी मार्कोनिक एडिशन कर सकते हैं, याद होगा आपको। पेरोक्साइड लोगे HBr डायरेक्ट ऐड करोगे तो मार्कोनिक एडिशन होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड पे आप ये करते तो वो HOH ऐड होके आपको डबल बॉन्ड मिल जाता, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंगल, क्योंकि डबल बॉन्ड ही था पहले से, डबल बॉन्ड पे वाटर ऐड किया था, सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा आपको बस, दैट्स इट। फिर समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने ये ध्यान रखिएगा, ये सब यही नहीं सब जगह काम में आ जाएगा आपके। अगर आप सिंपल डाइल्यूट H2SO4 काम में लेते हैं तब तो मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर जुड़ता है, OH अंदर और H बाहर। H लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार अपन लिख देते हैं ताकि अपना अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, अपना रीडर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए अपन H को शो कर देते हैं, है ना। वैसे कोई जरूरी नहीं है H लिखना बॉन्ड लाइन में। और BH3THF तो अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ अंदर H जोड़ो और बाहर OH जोड़ो, ठीक है, एल्कीन। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इसका। तो आई होप ये क्लियर हो गया, काफी सारे रिएक्शंस। अगली क्लास में नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं फिर कुछ, ठीक है। यस सर। ये सारे क्वेश्चंस आपको, ऑर्गेनिक तो पूरा हो जाएगा आपका, है ना, इसमें बिना टेंशन के कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ऑर्गेनिक सबसे मेन आता है इसमें, ना थोड़ा प्रैक्टिस अपन और कर लेंगे। तो क्लास एंड करता हूँ बेशक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय, गुड नाइट, नाइट टेक सर। केयर। ओके बाय।